अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद वो पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए थे। यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया था। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी भर पैसे के लिए परेशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर उनके परिवार को चर्चा और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिली। दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरे। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं होती थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनके विचारों को मान लेता या फिर उन्हें ठुकरा देता, पर मेरे पास दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे। किसी भी एक के विचारों को सीधे सीधे मान लेने या मना कर देने के बजाय मैं उनकी सलाहों को काफ़ी सोचता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पे एक डैडी कहा करते थे, पैसे का मुँह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर होता था, खासकर कि पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका क्या परिणाम होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं बार बार खुद से इस तरह के सवाल पूछा करता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों पे भी मैं इसी तरह के सवाल पूछता था। मैं यह बोलकर भी सीधे सीधे उनकी बात मान सकता था कि हाँ, वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बातें तुमसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, या कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा भी सकता था कि बुढ़े को यह भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही डैडी मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद ना होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मान्यता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने बचपन में सीखा था, जब वह छोटा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वैश्विक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह साफ होता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भी भारी कर्ज लगा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित नेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उनको धन के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम है। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचा करता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग हो जाएंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सक मदद की ज़रूरत है। धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने परिवार
या फिर सरकार पर निर्भर रहेंगे? क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे? क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाहों पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी में कितने ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहा करते थे कि मैं इस सामान को नहीं खरीद सकता। दूसरी ओर एक डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह जोर देकर यह कहते थे कि मैं किस तरह से यह सामान खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक था और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती थी और दूसरे में आप सोचने पर मजबूर हो जाते थे। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे यह समझाया कि जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उनका यह मतलब नहीं था कि जिस चीज़ पर भी दिल आ जाए उसे खरीद लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत कराना चाहते थे, क्योंकि वह मानते थे कि दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ हो जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत कराता रहता हूँ। यह जितना तेज़ हो जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते चले गए। इसे इस तरह से समझें जैसे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफ़े पर बैठे बैठे टीवी देखा करता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों का ही नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी कहते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और दूसरे डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को ख़रीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना रहता है। एक डैडी डिनर टेबल पर बिजनेस और पैसे की बातें करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल है वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि मेरा घर ही मेरा सबसे बड़ा निवेश है और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आप अपने घर को अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी समय से अपने बिल चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे जबकि दूसरे सबसे बाद में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी से छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और बाकी सेवाओं का इंतज़ाम कर लिया था। वे मेडिकल सेवाओं को काफ़ी पसंद करते थे और सेना द्वारा उनके रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी काफ़ी तारीफ़ करते थे। कई बार नौकरी से आजीवन मिलने वाली सुविधाएं नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वे हमेशा यह कहा करते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके बदले में मुझे ये सब सेवाएं मिलनी चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबना पर विश्वास करते थे। सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वह यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते जाते थे।
एक डैडी ने मुझे बताया कि एक अच्छी सी नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। वहीं दूसरे डैडी ने मुझे बताया कि एक अच्छी नौकरी देने के लिए एक मजबूत व्यवसायिक योजना कैसे लिखी जाए। तो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव रहता है। मैंने यह पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन की दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा यह कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वह इस तरह से बात करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वो दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वह खुद को अमीर ही मानते थे। वह अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होना और पैसा ना होने में काफ़ी फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी है, और जबकि गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे कि पैसा बहुत ताकतवर है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी मापा ना जा सके, या फिर उन्हें पूरी तरह से समझाया ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वह कम काम करते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बात में बहुत सावधान हो चला था कि मुझे किस तरीके की विचारधारा अपनानी है। अब सवाल यह था कि मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं पेंशन अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, या मैं MBBS कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है, और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराना है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को अब आप बार बार उपयोग करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी से बात करूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बात अब मैं नहीं सुनूंगा या उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो कि मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जो चुनी नहीं गई। पीले जंगल में 2 राहें बंटी थी, और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था। और मैं अकेले पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राहें कहाँ जाती हैं, झुरमुटों पर मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और यहाँ से कम लोग गुजरते थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी नुकसान उतना ही हुआ था। और दोनों ही उस सुबह बराबर थे, पत्तियों पर काले कदम नहीं थे। और मैंने पहेली को अगले दिन के रखा, पर यह जानते हुए कि किसी तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद, एक जंगल से 2 राहें बंटी थीं और मैंने कम चलती हुई राह को चुना, और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916। और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ता है। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना सुनने का मेरा फ़ैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फ़ैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फ़ैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद फिर मेरी धन संबंधित शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया। उन्होंने मुझे तब तक सिखाया जब तक मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने मुझे सिखाना बंद कर दिया।
उन्होंने यह देख लिया था कि अब मैं वो सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह कमाया जाता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और फिर आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरीके से काम करता है। इसीलिए पैसे के लिए काम करने में वह अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अम्मी डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए वह बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों में कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए थे। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है। इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे इस बदलती हुई अनिश्चित दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। वह 6 सबक जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए थे और जो आप आने वाले अध्यायों में सुनेंगे वह यह हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक 3, अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो यह था रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 1। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जल्दी ही अध्याय 2 भी अपलोड हो जाएगा। हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक अपलोड हो भी चुका हो। धन्यवाद।